गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे लेसन नंबर 14, भूल गया है क्यों इंसान। मतलब इसका अर्थ है कि मनुष्य आज मनुष्य को भूल गया है। तो आज मनुष्य और मनुष्य को क्यों भूल गया है, इस कहानी में, इस कविता में आपको यह बताया गया है कि हमें कभी भी जाति पाति का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। हमें जाति पाति के भेदभाव को दूर करना चाहिए, क्योंकि आज हम पढ़े लिखे व्यक्ति हो गए। आज हमारा समाज कैसा हो गया है, पढ़ा लिखा हो गया है। इसीलिए हमें कभी भी किसी से भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस मनुष्य को आपको भगवान ने बनाया है उसी मनुष्य को हमें भी भगवान ने बनाया है। तो जब हम दोनों को ही भगवान ने बनाया है तो हम भेदभाव क्यों करते हैं। जब ये आसमान भेदभाव नहीं करता, जब ये सूरज भेदभाव नहीं करता, ये धरती भेदभाव नहीं करती, तो हम ये भेदभाव क्यों करते हैं। हमें ये भेदभाव करना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम ये भेदभाव करेंगे जाति पाति, धर्म का, संस्कृति का, अगर हम भेदभाव करेंगे तो सही नहीं होगा। पहले के समय में ये जाति पाति, ये धर्म, ये सब किसने बनाया है? ये सब मनुष्य ने ही बनाया है। भगवान ने ही बनाकर किसी के लिए भेजा नहीं है। स्पेशल भगवान ने नहीं कहा है कि इस प्रकार से जाति भेद किया जाए। हम तो खुद ही, हम मनुष्य ने ही ये जाति भेद किए हैं। हमें जब भगवान ने यहाँ पर बनाकर भेजा तो किसी प्रकार की जाति भेद नहीं किया था। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें भी जाति का भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें जात पात के भेदभाव को दूर करके एकता के सूत्र में बंधना चाहिए। हम सबको बनाने वाला एक ही है, और वो कौन है? वह भगवान है, जिसने हमें और तुम्हें बनाया है। हम सब एक ही धरा की संतान हैं। धरा अर्थात धरती। हम लोग एक ही धरती के संतान हैं। इंसानों ने ही देश, धर्म, जाति, वर्ण, ऊंच नीच आदि का अंतर उत्पन्न किया है। भगवान ने यह अंतर करके इस धरती पर हम सबको नहीं भेजा था, लेकिन यह अंतर को हमने खुद किया है। सत्य तो यह है कि मानवता की हमारी एकता का आधार है। हम सब अगर मानव की हेल्प करने लगेंगे, मदद करने लगेंगे, एक दूसरे की ज़रूरत को ध्यान में रखेंगे, तो कभी भी यह भेदभाव उत्पन्न नहीं होगा। तो पहले हम इस कविता को देखेंगे। इस कविता का पहले हम गान करेंगे, हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है। कि भूल गया है क्यों इंसान, सबकी है मिट्टी की काया, सब पर नभ की निर्मल छाया। यहाँ नहीं कोई आया है ले विशेष वरदान। भूल गया क्यों इंसान, धरती ने मानव उपजाए, मानव ने ही देश बनाए। बहुत देशों में बसी हुई एक धरा संतान। भूल गया क्यों इंसान, देश अलग है देश अलग हो, वेश अलग है वेश अलग हो। मानव का मानव से लेकिन अलग न अंतर प्राण, अलग न अंतर प्राण। भूल गया क्यों इंसान, ये किसने लिखी है? डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने। अमिताभ बच्चन को जानते हो ना आप लोग? हाँ, तो अमिताभ बच्चन के पिताजी का नाम था डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। चलिए हम एक बार और इसको पढ़ लेते हैं। कविता फिर से आप लोग मेरे साथ गाइए। भूल गया है क्यों इंसान, सबकी है मिट्टी की काया, सब पर नभ की निर्मल छाया। यहाँ नहीं कोई आया है ले विशेष वरदान। भूल गया क्यों इंसान, धरती ने मानव उपजाए, मानव ने ही देश बनाए। बहु देशों में बसी हुई है एक धरा संतान। भूल गया क्यों इंसान, देश अलग है देश अलग हो, वेश अलग है वेश अलग हो। मानव का मानव से लेकिन अलग न अंतर प्राण। भूल गया है क्यों इंसान। अब हम एक एक करके इसका भावार्थ देखेंगे। पहले में दिया गया है भूल गया है क्यों इंसान। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि मनुष्य को भूल गया है। मनुष्य अपने मानव को, कोई मानव गरीब है, कोई मानव अमीर है, तो उसके अंदर मानव में भेद उत्पन्न हो गया है।
क्योंकि व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैं ऊंचा हो गया हूँ, मैं अमीर हूँ, तो गरीब की वो आदर सम्मान करता नहीं है। लेकिन हमें मनुष्यों को अलग अलग होने का कोई मतलब होता नहीं है। हमें इस तरह से एक दूसरे से कभी अलग होना नहीं चाहिए। भूल गया है क्यों इंसान, इंसान यह सब क्यों भूल गया है कि मनुष्य मनुष्य में आज इतने भेदभाव हो गए हैं। सबकी है मिट्टी की काया, काया मतलब शरीर, कि भगवान ने सभी को एक ही मिट्टी से बनाया है। भगवान ने सभी को एक ही मिट्टी से बनाया है। सब पर नभ की है निर्मल छाया, निर्मल मतलब पवित्र होता है और नभ मतलब आकाश होता है, कि सब पर नभ की निर्मल छाया, कि जो आकाश है, आकाश ने भी हम सबको एक ही छाया प्रदान की है, एक ही पवित्र छाया प्रदान की है। फिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? यहाँ नहीं कोई आया है ले विशेष वरदान। भगवान ने यहाँ पर किसी को भी विशेष यानी कि एकदम अच्छा गुण देकर या अच्छी शक्ति, विशेष शक्ति देकर यहाँ पर नहीं भेजा है। भगवान ने सबको एक जैसा इस धरती पर बनाकर भेजा है। यह मनुष्य क्यों भूल गया है? भूल गया है क्यों इंसान? यह बात इंसान कैसे भूल गया है? फिर से एक बार देखेंगे हम इसको कि प्रस्तुत काव्य पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं कि मानव को कभी भी मानवता को नहीं भूलना चाहिए। ऊंच नीच, अमीर गरीब में भेदभाव करने की भावना से ऊपर उठकर एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। हमें कभी भी किसी के प्रति भेदभाव करना नहीं चाहिए, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। हमें सबके साथ समान रूप से व्यवहार करना चाहिए। कवि कहते हैं कि कवि इंसान की सोच, समझ और परख पर बहुत दुख व्यक्त करते हैं। जो कवि हैं वो कहते हैं मनुष्य की सोच आजकल कैसी हो गई है, कितनी खराब सोच हो गई है, जो एक दूसरे में इतना भेदभाव करने लगे हैं। आज का मनुष्य यह क्यों भूल गया है कि ईश्वर ने सभी को ही मिट्टी से बनाया है, सबको एक ही मिट्टी से बनाया है। आकाश ने भी सभी को अपनी छाया प्रदान की है। इस संसार में किसी को भी विशेष शक्ति देकर यहाँ पर नहीं भेजा है, विशेष शक्ति या वरदान देकर भगवान ने यहाँ पर नहीं भेजा है। फिर मनुष्य क्यों लोगों के बीच में अंतर कर रहा है? समझ में आया ना आपको ये फर्स्ट वाला? ओके, सेकंड देखेंगे हम। धरती ने मानव उपजाए, धरती ने मानव उपजाए, मानव ने ही देश बनाए। बहु देशों में बसी हुई है एक धरा संतान, भूल गया क्यों इंसान। यहाँ पर कह रहे हैं कि धरती ने मानव उपजाए, इस धरती पर ही मानव उपजाए मतलब जन्म हुआ। इस धरती पर ही व्यक्ति का अर्थात सभी व्यक्तियों का जन्म हुआ है। इस धरती पर सभी व्यक्तियों का एक जैसे रूप में जन्म हुआ है। जैसे आपकी दो आँखें हैं, हमारी दो आँखें हैं, आपका एक नाक है, हमारी भी एक नाक है, आपकी दो कान, मतलब जैसा मुझे बनाया वैसा तुम्हें बनाया। भगवान ने इस धरती पर सभी को एक जैसा जन्म दिया है, एक जैसा बनाया है। मानव ने ही देश बनाए और इस मानव ने ही देश बनाया है। देश का जो निर्माण किया है, देश को जो अलग अलग रूप में विभाजित किया है, वह किसने किया है? भगवान ने नहीं, लेकिन मानव ने ही किया है। अलग अलग देश को बांटकर ये सब मानव ने ही किया है। बहु देशों में बसी हुई एक धरा संतान, बहु मतलब बहुत सारे देशों में हमारी ही संतानें बसी हुई है। चाहे भले ही देश अलग अलग कर दिया हो, लेकिन जो अलग अलग देशों में भी आज हम देखते हैं, अलग अलग देशों में भी, जैसे गुजरात में हम रहते हैं तो गुजरात की बस्ती और भी दूसरे देशों में भी बसी हुई है। हम देखते हैं कि बहुत सा यहाँ का जो समूह है वह हम अमेरिका में हमें देखने को मिलता है। तो भले ही हमारे देश को मनुष्य ने विभाजित कर दिया हो, इंसान ने विभाजित कर दिया हो, बांट दिया हो,
लेकिन बहुत से देश के लोग हमारे यहाँ के वहाँ के हमारे यहाँ आकर बसते हैं। एक धरा संतान, इसलिए हम सब लोग एक ही धरा की संतान है, एक ही भूमि की संतान है, एक ही धरती की संतान है। यह मनुष्य क्यों भूल गया है? क्योंकि मनुष्य आज अपने स्वार्थ के लिए जी रहा है, इसीलिए मनुष्य ये सब चीज़ें भूलता जा रहा है। हमने देखा कि मनुष्य ऐसा क्यों कर रहा है। भगवान ने तो ये अंतर करके नहीं भेजा था, लेकिन मनुष्य खुद इस अंतर को करने लगा है। फिर से हम एक बार देखेंगे इसको। कवि कहते हैं कि इस धरती ने ही मानव रूपी मनुष्य को जन्म दिया है और इसी धरती ने ही सभी लोगों को अनेक देशों का निर्माण करके विभाजित कर दिया है, बांट दिया है। जबकि अनेक देशों में एक ही भूमि की संतानें अलग अलग रूपों में बसी हुई हैं। यह सभी बातें आज का मनुष्य क्यों भूल गया है? आज का मनुष्य ये सब चीज़ें क्यों भूलता जा रहा है? आगे हम देखेंगे 3 नंबर का पैराग्राफ। देश अलग है, देश अलग हो, वेश अलग है, वेश अलग हो, मानव का मानव से लेकिन अलग न अंतर प्राण, भूल गया है क्यों इंसान। बोल रहे हैं, कवि कहते हैं कि देश भले ही अलग हो गया हो तो देश को अलग हो जाने दो। वेश अलग है, वेश मतलब हमारा पहनना, उड़ना, हमारी वेशभूषा सब अलग क्यों ना हो, लेकिन मानव का मानव में अंतर होना नहीं चाहिए। हम सबके प्राण भी एक ही हैं, अलग ना अंतर प्राण। हमारे सबके अंदर जो प्राण हैं वह भी एक ही हैं। भले ही देश अलग हो जाए, भले ही वेश अलग हो जाए, भले ही हमारा धर्म अलग हो, भले ही हमारी वेशभूषा अलग हो, कुछ भी अलग हो, लेकिन हमारा मानव से मानव का अलग होना, यह मानव के प्राणों से दूसरे प्राणों का अलग होना अच्छा नहीं लगता। तो यह सब मनुष्य क्यों भूलता जा रहा है? यहाँ कवि कहते हैं कि कवि अपने विचारों को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि यदि देश अलग हो रहे हो तो हो जाने दो, हमें कोई परेशानी नहीं है। यदि हमारी वेशभूषा, खान पान, वेशभूषा मतलब हमारा पहनना ओढ़ना, हमारा खाना पीना, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति सब कुछ अलग हो रहे हैं तो हो जाने दो। अगर ये सब चीज़ें भी अगर अलग हो रही है तो हो जाने दो। हमारे अंदर के प्राण अलग नहीं होने चाहिए, इन्हें अलग मत होने देना। यह सब बातों को मनुष्य क्यों भूल गया है? तो हमें इस कविता से यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी मनुष्य को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मनुष्य को भूल जाएगा तो हमारा देश तहस नहस हो जाएगा, हमारा देश नष्ट हो जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए? अनेकता में भी एकता रखनी चाहिए, अर्थात हम अलग अलग होते हुए भी हम सब एक हैं, हमें ऐसा मानकर चलना चाहिए। हमको कभी भी धर्म, जाति, संस्कार, मर्यादा सभी चीज़ों का ध्यान रखकर एक दूसरे से प्रेम भरा व्यवहार करना चाहिए। हमें कभी किसी से किसी प्रकार से अलग नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भगवान हमसे अंतर नहीं कर रहा, जब ये धरती आकाश हमसे अंतर नहीं कर रहा, जब ये चंद्रमा सूरज हमसे अलग अंतर नहीं कर रहा, तो फिर आप मनुष्य हो गए जिनको आपको ही भगवान ने बनाया। जब वो भगवान किसी के लिए अंतर नहीं कर रहा तो आप अंतर करने वाले कौन होते हो? तो हमारे दिमाग में भी यही चीज़ होनी चाहिए कि हमें भी किसी के साथ अंतर नहीं करना चाहिए, हमें भी सबको एक जैसा मानकर चलना चाहिए। वह चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, हमें सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि आज का समय शिक्षित हो गया है। आज का समय कैसा हो गया है? शिक्षित हो गया है, पढ़ा लिखा हो गया है। तो पढ़ा लिखा समाज अगर ऐसा करेगा तो हम हमारे देश की प्रगति विकास कभी नहीं कर सकते। तो हमारे देश की प्रगति विकास करने के लिए हमें अनेकता में एकता होनी ही चाहिए। हमारे अंदर अनेकता में एकता होगी तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हमारे अंदर ये चीज़ नहीं होगी तो हम कभी भी आगे बढ़ पाएंगे
नहीं। इसीलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमें भी किसी से भी कभी भी भेदभाव की दृष्टि से किसी को देखना नहीं चाहिए। सभी को समान दृष्टि रखनी चाहिए, समदृष्टि रखनी चाहिए, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकेगा। आपको ये कविता समझ में आई सभी लोगों को? ओके। कोई आपको डिफ़िकल्टी या कोई परेशानी है इसमें? नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको एक एक शब्द सिखा दिया है, ठीक है। एक बार ये कविता आप अच्छे से पढ़ना और उसके बाद ये मेरा वीडियो देखना, वीडियो सुनना, तो आपको सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसी के साथ क्या करेंगे, शब्दार्थ कर लेते हैं, क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे अब इसके शब्दों के अर्थ। काया, काया का अर्थ होता है देह, शरीर, ठीक है। तन भी कह सकते हैं। विशेष, मुख्य, खास, निर्मल, पवित्र। वेश, पहनावा जो हम पहनते हैं। इंसान, मनुष्य, मानव। वरदान, ईश्वर की देन। आशीष, आशीर्वाद भी कह सकते हैं। बहु, अधिक, अनेक। अलग, भिन्न, भिन्न मतलब अलग होना। आगे देखते हैं हम। आगे हम देखेंगे नभ, आकाश, बसी, बसना, रहना, धरा, धरती, भूमि, पृथ्वी भी बोल सकते हैं। अंतर, प्राण, मन, हृदय, ठीक है। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स भी देख लेंगे, ठीक है। आगे हम देखेंगे लिखित क्वेश्चन में पद्यांश, ठीक है। पहला है संकेत पद्यांश को कविता में ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो संकेत में क्या है, भूल गया है, फिर डैश डैश जैसे ले, विशेष, वरदान, ठीक है। तो ये आपको अपने पृष्ठ नंबर अर्थात पेज नंबर 93 पर एक पैराग्राफ है, वो आपको ले लेना है, ठीक है। फिर इसके बाद 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। कविता में मिट्टी की काया का प्रयोग किसके लिए किया गया है? किसके लिए किया गया पता है आपको? मानव शरीर के लिए मिट्टी की काया शब्द का प्रयोग किया गया है। अब हम पहले हम तीनों क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम तीनों के आंसर देख लेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, कविता में मिट्टी की काया का प्रयोग किसके लिए हुआ है? ख, सब पर किसकी निर्मल छाया है? ग, मानव को क्या प्राप्त नहीं है? तो इन तीनों के आंसर नीचे दिए गए हैं। तो पहला है इसमें क, मानव शरीर के लिए मिट्टी की काया शब्द का प्रयोग किया गया है। ख, सब पर खुले आकाश की निर्मल छाया है। ग, मानव को कोई विशेष वरदान प्राप्त नहीं है। समझ में आया? आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अति लघु उत्तर लिखिए। अति लघु उत्तर का मतलब होता है एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहले हम क्वेश्चन देखेंगे इसके भी, और इसके बाद इसके नीचे आंसर दिए गए हैं, ठीक है। तो पहले क है, बहु देश में क्या बसी हुई है? फिर ख देखेंगे, कविता के आधार पर बताइए कि मानव को मानव से कौन जोड़ता है? ग नंबर देखेंगे, इस कविता के रचयिता कौन हैं? आंसर है नीचे। पहला क, एक धरती माँ की संतान बहुत देशों में दूर दूर बसी हुई है। ख, मानव को एक दूसरे से उनका अंतर प्राण जोड़ता है। ग, यह कविता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। लघु उत्तर लिखिए। लघु मतलब थोड़े छोटे से उत्तर लिखिए। तो इसमें क है, यहाँ नहीं कोई आया है ले विशेष वरदान, इस पंक्ति से क्या तात्पर्य है? ख, इस कविता से आपको क्या सीख मिलती है? ग, इस कविता में कवि ने अलग न अंतर प्राण होने की बात कही है, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसके आंसर नीचे दिए गए हैं। क्वेश्चन 3 का ख, इसका उत्तर भावार्थ में है। तो आपको इसमें लिखा है इसका उत्तर भावार्थ में है। तो पहला है आपको,
यहाँ नहीं कोई आया है ले विशेष वरदान, इस कविता से क्या तात्पर्य, ये आप कट कर देना बराबर। पहला क नंबर का आप कट कर देना, ठीक है। सेकंड देखेंगे ख नंबर, क कट कर देना है आपको। क्या करना है, क नंबर का कट करना है, यह नहीं कोई आए इसे कट कर दो। ख नंबर देखो, इस कविता से आपको क्या सीख मिलती है, तो आंसर है इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि हमें देश जाति पाति के बंधन में बंधकर मानवता को नहीं छोड़ना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि हम एक धरती की संतान हैं। आगे ग नंबर, इस कविता का आशय है कि हम सब काया अर्थात शरीर के स्तर पर अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, लेकिन हमारी आत्मा एक है। हम सब हृदय से जुड़े हैं, सब समान हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में जो आपका ख नंबर का मैंने कट किया है वो कट है, वो आपको लिखना नहीं है। ओनली फॉर क नंबर आपको लिखना है। कविता का मूल भाव अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका आंसर नीचे दिया गया है। इस कविता का मूल भाव है कि हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं, एक समान ही हवा, पानी, सूर्य, चंद्रमा हमें अपनी नियामतों को प्रदान करते हैं। धरती पर देशों की सीमाएं हमने खींची हैं, धरती पर देशों की सीमाएं हमने खींची हैं। सभी फासलों को मिटाकर हमें मानवता के आधार पर एकजुट होकर रहना चाहिए। फिर से एक बार कवला देख लेंगे। इस कविता का मूल भाव है कि हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं, एक ही समान ही हवा, पानी, सूर्य, चंद्रमा हमें अपनी नियामतों को प्रदान करते हैं। धरती पर देशों की सीमाएं हमने खींची हैं, सभी फासलों को मिटाकर हमें मानवता के आधार पर एकजुट होकर रहना चाहिए। आगे देखेंगे हम भाषा ज्ञान में। पहला है दिए गए श्रुति सम भिन्नार्थ शब्द के उचित अर्थ पर सही निशान लगाइए। भाषा ज्ञान में क्वेश्चन नंबर 1, दिए गए श्रुति सम का मतलब क्या होता है कि अलग शब्द यानी जो मिलते जुलते, श्रुति सम। भिन्नार्थ मतलब होता है अलग अलग शब्दों के उचित अर्थ यानी जो दिया है उसका सही अर्थ के ऊपर आपको क्या करना है, सही का निशान लगाना है, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं क। बहु का लिखा है कि बहु का वधु होता है या बहुत होता है, तो मैंने अभी आपको सिखाया था, याद है। कविता के अंदर बहु शब्द का बहु मतलब बहुत, ठीक है, बहुत। हाँ, फिर दूसरा देखो, खाली बहु और बहु भिन्नार्थ मतलब एक जैसे, देखने में एक जैसे शब्द लगते हैं। श्रुति सम मतलब क्या होता है, श्रुति सम मतलब समान, कि देखने में हमें दोनों शब्द एक जैसे लगते हैं, थोड़ी सी मात्रा का बदलाव होता है। जैसे बहु के ऊपर छोटे ऊ की मात्रा है और बहु के ऊपर थोड़ी बड़े ऊ की मात्रा है, बस बाकी वर्ड सेम है, शब्द सेम है। तो हमें ध्यान रखना है कि छोटा जो बहु का शब्द होता है उसका क्या मतलब होता है और जो बड़ा बहु है उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो जहाँ पर छोटी ऊ की मात्रा होती है बहु, तो उसका अर्थ होता है बहुत, और जहाँ पर बहु बड़े ऊ की मात्रा होता है वहाँ होता है वधु, ठीक है। समझ में आया, याद रहेगा ना। देखो अगर नहीं याद रहे तो एक चीज़ से याद रखना, देखो बहु पर छोटी ऊ की मात्रा तो बहुत आ जाएगा, बहुत पे भी छोटी ऊ की मात्रा होती है। बहु मतलब वधु, तो बहु पर बड़े ऊ की मात्रा, वधु पे भी बड़े ऊ की मात्रा, है ना, ऐसे आप याद कर सकते हो। फिर सेकंड देखेंगे धरा का मतलब होता है धरती, ठीक है। फिर दूसरा धारा, वहाँ पर धरा था तो धरती हो गया, यहाँ पे धारा मतलब क्या होता है, बहना, प्रवाह, जो पानी का प्रवाह होता है, बहना होता है, उसे कहते हैं, ठीक है। तो धारा मतलब प्रवाह। फिर ख नंबर देखेंगे, दीन मतलब दिवस, और दीन मतलब दुखी होता है या गरीब होता है, तो
छोटे की मात्रा होगी दिन तो दिवस अर्थात दिन होता है, और बड़ी की मात्रा होती है दिन तो दिन मतलब गरीब होता है। ग नंबर देखेंगे प्राण। प्राण मतलब होता है जीवन, और प्रण मतलब होता है प्रतिज्ञा करना। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन 2। र का प्रयोग भिन्नार्थ रूपों में किया जाता है, जैसे भ्रम, कर्म, ड्रम। तो देखो भ के नीचे जो एक लाइन बनाई है वह आधा र होता है। फिर कर्म, म के ऊपर जो र लगाया है वो आधा र होता है। फिर ड्रम, ड के नीचे जो र ऐसे ए प्रकार से बनाया गया है वह आधा र है। तो अलग अलग र के भी देखो कितने सारे प्रयोग होते हैं। तो यहाँ पर जो शब्द दिए हैं वहाँ पर कहा गया कि जो शब्द दिए हैं उसके अंदर कहाँ पर र लगेगा, कहाँ पर आधा र लगेगा, वो आपको लगाकर लिखना है। तो पहला है इसमें निमन, निमल, निमल पर होगा क्या, निर्मल। म के ऊपर आधा र तो निर्मल। आश्चर्य, आश्चर्य, आश्चर्य तो र के तो य के ऊपर हमने र लगाया तो क्या बनेगा, आश्चर्य। ट्रैक्टर, बराबर, तो यहाँ पे ट्रैक्टर हमें पढ़ना ट्रैक्टर, तो ट के नीचे आधा र लगेगा, ट्रैक्टर। ठीक है। फिर पाण लिखा है, पाण, पाण नहीं, प के नीचे आधा र तो प्राण। ठीक है। डामा, डामा नहीं ड्रामा होगा, तो ड के नीचे आधा र, ड्रामा। मूर्ति, बराबर, तो त के ऊपर र, मूर्ति। ठीक है। फिर प्रणाम, प्रणाम नहीं, प के नीचे र लगेगा, प्रणाम। प्रयोग, प के नीचे र लगेगा, प्रयोग। पव, पव के ऊपर व के ऊपर र लगेगा, पर्व। समझ में आया। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द गोले में से छांटकर लिखिए। आपको पता नहीं गोला जो बना हुआ है आपके बाजू में, तो इस गोले में से जो शब्द सामने लिखा है उसका सही अर्थ इस गोले में से छांटकर आपको लिखना है। तो पहला है क में धरा। धरा का अर्थ होता है भूमि वसुधा, भूमि वसुधा। फिर ख है सवेरा, सवेरा का है प्रभात, प्रातः। फिर ग विशेष है, विशेष का मुख्य, खास। फिर आगे घ है नभ, नभ का है व्योम, आकाश, नभ का है व्योम आकाश। ड का है काया, काया मतलब क्या बताया था मैंने आपको, शरीर, देह। ठीक है। यहाँ पर आपका जो पोयम थी आपकी, जो कविता थी आपकी, वह कविता यहाँ पर आपकी पूरी होती है। 14 नंबर की जो कविता थी वह कविता का भावार्थ हमने सीख लिया है, शब्दार्थ हमने देख लिए, क्वेश्चन आंसर्स हमने देख लिए, उसके जो पीछे की एक्सरसाइज थी वो सब कुछ हमने देख लिया है। इसी के साथ मैं आपको कॉम्पो भी दे दूँगी। तो आपको कॉम्पो भी दिया है मैंने आपको, 2 कॉम्पो और 2 पत्र लेखन भी मैंने अभी आपको दे दिया है। ठीक है। तो आप क्या करना, ये कॉम्पो और पत्र लेखन भी आप लिख लेना। ठीक है। और याद भी कर लेना। तो आपको मैंने ये कॉम्पो दिया है। पहला कॉम्पो है ऋतुराज वसंत। क्या है, ऋतुराज वसंत। अब इसको मैं बताती हूँ। भारतवर्ष को ऋतुओं का देश कहे तो इसमें कुछ अतिशयोक्ति न होगी। अतिशयोक्ति मतलब कुछ ज़्यादा न होगा। यहाँ बारी बारी से अनेक ऋतुएं आती हैं, अनेक ऋतुएं आती हैं और अपनी छटा बिखेरती हैं। यहाँ प्रमुख 6 ऋतुएं होती हैं। इन 6 ऋतुओं में बसंत को ऋतुराज कहा जाता है या कहा गया है। यह ऋतु नया उल्लास एवं नई उमंग लेकर आती है। इसके आगमन से प्रकृति अपने पूर्ण श्रृंगार से धरती को नई दुल्हन की तरह सजा देती है। आगे सेकंड पैराग्राफ देखेंगे हम। वसंत ऋतु का आगमन फरवरी मार्च में होता है। इस समय न तो अधिक सर्दी पड़ती है और न गर्मी। हरे भरे पेड़ पौधे लहलहाने लगते हैं। वृक्षों की टहनियों पर उगी नई कोपलें मन मोह लेती हैं। रंग बिरंगे फूल
अपनी सुगंध बिखेरने लगते हैं। कोयल की कुकरने की आवाज़ बागों में सुनाई देने लगती है। खेतों में पीली सरसों खिल जाती है, मानो धरती ने पीले रंग की चुनरी ओढ़ ली है। फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां तथा भौरों की मधुर गूंज वन उपवनों को संगीतमय कर देती है। आगे वसंत ऋतु का त्यौहार वसंत पंचमी के दिन से आरंभ होता है। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी। लोग पीले वस्त्र पहनकर नृत्य और संगीत द्वारा उल्लास प्रकट करते हैं। विद्या एवं ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती का जन्म भी वसंत ऋतु के दिन हुआ था। लास्ट स्वास्थ्य की दृष्टि से इस ऋतु में हमारे जीवन में नई स्फूर्ति तथा शक्ति का संचार होता है। यह ऋतु जड़ और चेतन सभी के लिए नया उत्साह, नई उमंग, नव जीवन का वरदान लेकर आती है। सेकंड वाला हम देखेंगे समाचार पत्र। सेकंड वाला है समाचार पत्र। एक हो गया हमारा ऋतुराज वसंत और दूसरा है हमारा समाचार पत्र। ठीक है, चलो इसमें देखेंगे फर्स्ट पैराग्राफ। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। आज हम में से प्रत्येक चिंतित है कि देश में सुख और समृद्धि कैसे आएगी। अपने इसी प्रयास में वह अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना चाहता है तथा दूसरों के विचारों को जानना चाहता है। इतना ही नहीं, वह अपने आसपास तथा देश विदेश की गतिविधियों तथा विश्व में होने वाले परिवर्तनों तथा घटनाओं को भी जानना चाहता है। यह सारी जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से आसानी से प्राप्त हो जाती है। सेकंड पैराग्राफ देखेंगे। ऐसा माना जाता है कि समाचार पत्र का जन्म चीन में हुआ। कहा जाता है कि पिकिंग गजट विश्व का प्रथम समाचार पत्र था। भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट। पहला हमारे भारत देश का समाचार पत्र था बंगाल गजट। हिंदी के साहित्यकारों ने भी समाचार पत्रों के विकास में अपना महत्वपूर्ण सहयोग दिया। उद्दंत मातृण्य हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था। स्वाधीनता से पूर्व निकलने वाले समाचार पत्रों ने स्वाधीनता संग्राम में जो भूमिका निभाई वह सराहनीय थी। आगे का पैराग्राफ देखेंगे। यूँ तो विज्ञान की प्रगति से समाचार जानने के कई साधन हैं, किंतु हम अपने आसपास किंतु हम अपने आसपास तथा विश्व में घट रही घटनाओं को विस्तारपूर्वक जानने के लिए सबसे अधिक समाचार पत्रों का सहारा लेते हैं। विस्तार से समाचार जानने का सबसे बढ़िया और सस्ता साधन समाचार पत्र ही है। समाचार पत्र कई तरह के होते हैं। दैनिक, पाक्षिक, साप्ताहिक, मासिक आदि। समाचार पत्र हमारा ज्ञान तो बढ़ाते ही हैं, साथ में मनोरंजन भी करते हैं। ये सामान्य जानकारी देने के साथ साथ नए उत्पादन, खेलकूद, सिनेमा से जुड़ी खबरें, बाजार भाव तथा सरकारी गैर सरकारी सूचनाओं संबंधी जानकारी भी देते हैं। समाचार पत्रों द्वारा समाज में फैली बुराइयों और अत्याचारों के विरुद्ध लोगों में क्रांति पैदा करने का कार्य भी किया जाता है। अब हम देखेंगे आगे। समाचार पत्र प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ है। ये सरकार की उचित आलोचना द्वारा उसी
उसे सही मार्ग पर चलने को विवश करते हैं। इसीलिए इन्हें प्रजातंत्र का सजग प्रहरी कहना गलत न होगा। समाचार पत्रों की महत्ता नेपोलियन के इस कथन से सिद्ध होती है, मैं लाख दुश्मनों की अपेक्षा 3 विरोधी समाचार पत्र से डरता हूँ। यहाँ पर हमारा दोनों कोम्पो एक समाचार पत्र और दूसरा कौन सा था, ऋतुराज बसंत। ये दोनों हमारे कोम्पो यहाँ पर पूरे होते हैं। अब हम देखेंगे पत्र लेखन। अब हम क्या देखेंगे, पत्र लेखन। मैंने आपको यहाँ पर पत्र भी पूछ लिया है, ठीक है। तो आपकी एक कविता, 2 कोम्पो और 2 पत्र लेखन आज हम यहाँ पर पूरे करेंगे। तो पहला है यहाँ पर, तुम्हारी सखी राष्ट्रभाषा प्रवेश परीक्षा में प्रथम श्रेणी में विशेष योग्यता से उत्तीर्ण हुई है, उसे बधाई देते हुए पत्र लिखिए। अब देखो यहाँ पर दिया गया है पत्र, ठीक है। तो पत्र में देखो यहाँ पर लेफ्ट साइड में, यहाँ पर हम ऐसे कह सकते हैं, ये लेफ्ट साइड में यहाँ पर एड्रेस दिया है। तो अगर आपकी मर्जी हो तो आप राइट में भी लिख सकते हो, लेकिन जो नीचे आप लिखते हो मेरा नाम, मैं आपका विश्वासु, है ना, फिर अपना नाम लिखते हो। तो अगर आप लेफ़्ट में एड्रेस लिखते हो तो नीचे भी आपको लेफ़्ट में ही लिखना है, और अगर आप राइट में एड्रेस लिखते हो तो राइट में नीचे आपका नाम, आपका बेटा, आपका शिष्य जो भी लिखते हो वो भी उससे राइट में ही लिखना है। एड्रेस जहाँ लिखोगे, अगर राइट में एड्रेस लिखते हो तो भी गलत नहीं होगा, और लेफ़्ट में लिखोगे तो भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो 23 गिरी विहार, गांधी मार्ग, औरंगाबाद 431001, 15 नवंबर 2015। ये एड्रेस की जगह आप अपना एड्रेस भी लिखोगे तो भी चलेगा। समझ में आया ना? आप अपना एड्रेस भी लिखोगे तब भी चलेगा। अब हम पत्र लिखने की शुरुआत करते हैं। प्रिय सखी फाल्गुनी, सप्रेम नमस्ते। आज ही तुम्हारा पत्र मिला। राष्ट्रभाषा प्रवेश परीक्षा में विशेष योग्यता से उत्तीर्ण होने पर तुम्हें मेरी ओर से ढेर सारी बधाइयाँ। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत परिश्रमी और प्रतिभाशाली हो। तुम्हारे लिए कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण करना बाएं हाथ का खेल है। हिंदी के प्रति तुम्हें पहले से ही बहुत लगाव है। स्कूल में भी हिंदी में सबसे अधिक अंक हमेशा तुम्हें ही मिलते रहे हैं। प्रवेश परीक्षा में प्रथम श्रेणी में विशेष योग्यता से उत्तीर्ण होकर तुमने अपने विद्यालय का नाम रोशन किया है। तुम जैसी तेजस्विनी सहेली पाकर मैं गर्व का अनुभव कर रही हूँ। तुम्हें उपहार के रूप में देने के लिए मैंने एक बढ़िया पेन सेट खरीदा है। पेन का जो बॉक्स होता है वह पेन सेट खरीदा है। एक बार फिर से बधाई के साथ, तुम्हारी सखी बीना पाठक। देखा तुमने कि इसने जहाँ लेफ्ट में एड्रेस लिखा तो यहाँ पर लास्ट में भी लेफ्ट में ही लिखा हुआ है। तो आपको भी ऐसे ही करना है। अगर आप राइट में एड्रेस लिखते हो तो नीचे भी राइट में लिखोगे, लेफ्ट में एड्रेस लिखते हो तो आप लेफ्ट में भी लिख सकते हो। समझ में आया? यहाँ पर हमारा पहला पत्र लेखन पूरा हुआ। अब हम दूसरा पत्र लेखन देखेंगे। मित्र को पुरस्कार मिलने पर बधाई पत्र, ठीक है। मित्र को पुरस्कार मिलने पर बधाई पत्र। तो ये तो आपके लिए बहुत छोटा है, सिर्फ 4 लाइन का ही है। तो मुझे पता है कि सारे बच्चे यही वाला करेंगे, लेकिन मैं आपको क्लियर नहीं करूँगी कि मैं दोनों में से कौन सा पूछने वाली हूँ, ठीक है। इसीलिए आपको दोनों कोम्पो और दोनों पत्र लेखन याद करने
होंगे। समझ में आ गया ना आप सभी को? कोई मुझसे ये नहीं पूछेगा मैडम दोनों में से एक करना है, तो एक आपको नहीं करना है, आपको दोनों में से दोनों ही करने हैं। मैं आपसे कौन सा पूछूंगी वो मुझे मालूम है, ठीक है? तो आपको दोनों ही करने हैं। तो मित्र को पुरस्कार मिलने पर बधाई पत्र। तो इसमें देखो, राइट में लिखा हुआ है 301 सेक्टर 12वीं जनकपुरी 21 फरवरी 2000 जो भी प्रिय रश्मि। अब यहाँ पर भी जो एड्रेस लिखा है, अगर आपको अपना एड्रेस लिखना है तो आप अपना एड्रेस भी लिख सकते हो। इसमें दिनांक नहीं लिया है, एड्रेस नहीं, डेट नहीं लिखी है, तो आपको डेट भी लिखनी है। समझ में आया ना? आपको डेट भी लिखना, आपका पूरा एड्रेस, और इंग्लिश में एड्रेस लिखना नहीं है। आपको एड्रेस किस में लिखना है? आपको हिंदी में ही एड्रेस लिखना है। अगर आपने इंग्लिश में एड्रेस लिखा तो आपके 3 मार्क या 2 मार्क कट हो जाएंगे। इसीलिए आपको अच्छी तरह से हिंदी में एड्रेस लिखना सीखना है, ठीक है? और मात्राओं की भूल नहीं करनी है। इसीलिए आप सब लोग ध्यान देना कि किस तरह से हमें करना है, ठीक है? तो हम यहाँ पर देखेंगे 21 फरवरी 2021 हो या 2020, जो भी आपको लिखना हो। प्रिय रश्मि, रश्मि की जगह भी आप दूसरा नाम लिख सकते हो। जो नाम आपको पसंद है वो आप अपने तरीके से, आप अपनी सहेली का नाम लिख सकते हो, आप अपने दोस्त का नाम लिख सकते हो, जो भी आपको लिखना हो वो आप लिख सकते हो, ठीक है? तो 301 सेक्टर 12वीं जनकपुरी 21 फरवरी 2021। प्रिय रश्मि, तुम्हारा पत्र मिला, यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि तुम्हें मंगलम कला मंच की ओर से, एक नाम है कि मंगलम कला मंच की ओर से सर्वश्रेष्ठ नर्तकी का पुरस्कार मिला है। तुम जिस प्रकार से नृत्य अभ्यास करती रहती थी, यह उसी का सुपरिणाम है। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। तुम्हारी सखी अंजलि। अब यहाँ पर वो किसे बता रही है कि तुमने जिस तरह से, अब देखो इसे नृत्य में शौक था इसलिए इसने नृत्य में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई। अगर आपको और किसी में शौक है तो आप और किसी में भी आगे बढ़ सकते हो। तो हम किसी भी कार्य में जाएं, कुछ भी करें, तो हमें उसके पीछे मेहनत करना बहुत ज़रूरी होता है। आप कोई भी सेक्टर में जाएं, लेकिन अगर आप उसमें मेहनत नहीं करते हो तो आपका जाना सही नहीं है। तो मेहनत करोगे, कोई भी लेवल पर जाओ, आप मेहनत करोगे तो ज़रूर आगे बढ़ोगे, ठीक है ना? तो यहाँ पर हमारा सेकंड पत्र लेखन भी पूरा हुआ। तो हमने यहाँ पर पहले आपकी कविता का भावार्थ हमने सीख लिया, कविता हमने देख ली, उसके बाद हमने उसके क्वेश्चन आंसर्स, शब्दार्थ और पीछे की जो एक्सरसाइज थी वो भी हमने देख ली। दोनों कॉम्पो हमने देख लिया। पहला कॉम्पो कौन सा था? ऋतुराज वसंत। और दूसरा कॉम्पो कौन सा था? समाचार पत्र। उसके बाद हमने देखा पत्र लेखन। पत्र लेखन भी 2 थे हमारे, एक बधाई पत्र देते हुए और दूसरा कौन सा था? पुरस्कार देते हुए पत्र था, और दूसरा था राष्ट्रभाषा प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ है उसके लिए बधाई पत्र, ठीक है? तो इस तरह से हमारे दोनों पत्र लेखन भी पूरे हुए। आपको क्या करना है, अगर आपने कॉम्पो की नोटबुक नहीं बनाई है तो कोई बात नहीं, आपकी जो नोटबुक है उसके अंदर आप ये सब लिख लेना। हिंदी की नोटबुक में लिखना, और जो जो मैं देती जाती हूँ उसे आप याद करते चलना, ठीक है? जितना दे रही हूँ उतना याद करते चलो, तो आपको लास्ट में कठिनाई नहीं होगी। समझ में आया ना? इसलिए आप अच्छी तरह से इसको याद कर लेना, ठीक है? और अगर कुछ वैसे तो कुछ बाकी नहीं है हमारा, और हम धीमे धीमे आगे बढ़ ही रहे हैं बराबर, लेकिन जो भी कर रहे हैं उसे आपको क्या करना है, उसे आपको याद करते हुए चलना है, ठीक है? अगर आप याद करते जाओगे तो बाद में आपको परेशानी नहीं होगी, सब कुछ आप अच्छी तरह से याद कर लोगे, ठीक है? अब मैं आगे आपको नहीं पढ़ाना चाहती, तो बोलोगे कि आरती मैम इतना सारा पढ़ा रहे हैं, हम कब लिखेंगे, है ना बेटा? ऐसा सोचोगे आप लोग? हाँ,
इसीलिए मैं आपको यहीं पर आपका ये पूरा समाप्त करती हूँ। आपको ये सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आया होगा, यह मुझे विश्वास है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को भी विराम देती हूँ। अस्तु, धन्यवाद।